स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 जून 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। कि उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि सालाना मिलने वाले 9 सिलेंडर से घटकर के अब मोदी सरकार ने 4 सिलेंडर कर दिया है। जहां उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए ये बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडरों की संख्या सालाना संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी गई है। यानी कि पहले आप 9 सिलेंडर एक साल में भरा सकते थे, लेकिन अब आप 4 सिलेंडर ही ला सकते हैं। जी हाँ, 9 से 4 एक साल में मात्र 4 सिलेंडर ही यूज कर सकते हैं। इस फैसले के बाद अब लाभार्थियों को पूरे साल में केवल 4 एलपीजी सिलेंडरों पर ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जबकि बाकी सिलेंडर बाजार कीमत पर खरीदने होंगे। सरकार का कहना है कि अधिकांश उज्ज्वला उपभोक्ता सालाना 4 सिलेंडरों का ही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। हालांकि इस फैसले से उन परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है जिनकी गैस खपत अधिक है और जो साल में 4 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पहले की तुलना में अब लाभार्थियों की जेब पर ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि अतिरिक्त सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। ऐसे में बढ़ती महंगाई के बीच गरीब और फिर निम्न आय वर्ग के परिवारों का घरेलू बजट और अधिक प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। कटिहार अमृतसर स्पेशल ट्रेन के बढ़ते फेरे, जुलाई में अतिरिक्त ट्रिप चलाएगा रेलवे। अररिया फॉरबिसगंज समेत कई पर रुकेगी। दरअसल बात यह है कि कटिहार, अररिया, फॉरबिसगंज और सीमांचल के रेल यात्रियों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने कटिहार अमृतसर समर स्पेशल ट्रेन के फेरों में बढ़ोतरी कर दी है। रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन के जुलाई महीने में 3 अतिरिक्त फेरे चलाने का फैसला किया है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। रेलवे के अनुसार ये ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग और फिर समय सारणी के अनुसार चलेगी तथा अररिया, फॉरबिसगंज समेत कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी। बिहार में 15 जून से 10 से 15% तक बढ़ेगा प्राइवेट बसों का किराया, आम जनता की जेब पर पड़ेगा असर। दरअसल बात यह है कि बिहार में बस यात्रियों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला है। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के निर्णय के बाद 15 जून से प्राइवेट बसों का किराया 10 से 15% तक बढ़ा दिया जाएगा। इस फैसले का सीधा असर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और लंबी दूरी तय करने वाले लोगों पर पड़ेगा। बस संचालकों का कहना है कि डीजल, वाहन का रखरखाव और फिर अन्य परिचालन खर्च में लगातार बढ़ोतरी के कारण किराया बढ़ाना जरूरी हो गया था। इसी वजह से विभिन्न जिलों में बैठकों के बाद नई किराया दरें लागू करने का फैसला लिया गया। किराया बढ़ने से आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, खास करके उन लोगों पर जो रोजाना बसों से यात्रा करते हैं। और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में माल ढुलाई, ऑटो और फिर अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में किराए में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे महंगाई का असर और बढ़ेगा। राजद के इस बड़े नेता ने छोड़ा लालू यादव का साथ, रोते रोते आरजेडी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। आरजेडी को उस समय बड़ा झटका लगा जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और फिर पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ इस्तीफे की घोषणा के दौरान वे भावुक हो गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की है। शिवचंद्र राम ने आरोप लगाया है कि पार्टी में उनकी उपेक्षा की गई और महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसलों में उन्हें नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा है कि लंबे समय तक पार्टी के लिए काम करने के बावजूद भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा देने का फैसला किया। जब उनके इस्तीफे के बाद बिहार की सियासत में चर्चाओं का दौर और तेज हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल के बीच इस घटनाक्रम का असर दलित राजनीति और आरजेडी की रणनीति पर पड़ सकता है। वहीं पर विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर के राजद नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार सरकार ने 25 नए प्रस्तावों को दी मंजूरी, विकास को मिलेगी नई दिशा। दरअसल बात है कि बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और फिर जन कल्याण से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इन फैसलों का उद्देश्य कृषि, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और फिर रोजगार के क्षेत्र में विकास को गति देना है। कैबिनेट ने किसानों के बकाया भुगतान समेत कई योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में लाखों पेंशनधारियों को बड़ी राहत देते हुए 3 महीनों की पेंशन एक साथ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा शिक्षा और फिर तकनीकी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नए संस्थानों,
आधारभूत सुविधाओं और फिर विकास परियोजनाओं पर भी सहमति बनी है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और राज्य में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार के अनुसार ये सभी प्रस्ताव बिहार को आर्थिक और फिर सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। आने वाले समय में इन योजनाओं के लागू होने से रोजगार के अवसर बढ़ने, किसानों को राहत मिलने और फिर विकास परियोजनाओं में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार एमएलसी चुनाव में कोई नहीं हारेगा, वोटिंग से पहले ही सेट हो गई पॉलिटिकल फील्डिंग, 10-10 खेल समझो। दरअसल बात है कि बिहार विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव में इस बार मुकाबला होने से पहले ही राजनीतिक तस्वीरें लगभग साफ हो गई है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जितनी सीटें हैं उतनी ही उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में सभी 10 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है और वोटिंग की नौबत आने की संभावना बेहद कम है। एनडीए और महागठबंधन ने पहले ही सीटों का ऐसा गणित बिठाया है कि किसी सीट पर सीधा टक्कर की स्थिति नहीं बनी है। रिपोर्ट्स के अनुसार 9 सीटों पर चुनाव और फिर 1 सीट पर उपचुनाव के लिए कुल 10 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में इसे 10-10 का खेल कहा जा रहा है, जहां पर सभी उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा उम्मीदवारों के चयन और फिर राजनीतिक समीकरणों की रही है। कई पुराने दिग्गजों की टिकट कटी है जबकि कुछ नए चेहरों को मौका मिला है। अब सभी की नज़र अंतिम प्रक्रिया पर टिकी है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए बिहार एमएलसी चुनाव में बिना मतदान के ही सभी सीटों का फैसला हो सकता है। लोक गायक अभिनेता से नेता बनने तक पवन सिंह का पावर स्टार सफर। दरअसल बात है कि भोजपुरी संगीत और फिर सिनेमा की दुनिया में पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह ने अपनी पहचान एक लोक गायक के रूप में बनाई थी। जब बिहार के आरा से आने वाले पवन सिंह ने बचपन से ही गायन शुरू किया और बाद में भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय कलाकारों में शामिल हो गए। जब उनका गाना लॉलीपॉप लागेलू देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हुआ, जिसने उन्हें नई पहचान दिलाई है। संगीत में सफलता के बाद पवन सिंह ने भोजपुरी फिल्मों का रुख किया और फिर कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय करके दर्शकों के दिलों पर राज किया। जब अपनी दमदार आवाज़ और फिर अभिनय के दम पर उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में एक अलग मुकाम हासिल किया है। सोशल मीडिया और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जिससे उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अब पवन सिंह राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने उन्हें बिहार विधान परिषद यानी कि एमएलसी के लिए उम्मीदवार बनाया है और उन्हें पार्टी का उभरता हुआ राजनीतिक चेहरा माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भोजपुरी स्टारडम से निकल करके राजनीति में उनकी नई पारी बिहार की सियासत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बिहार में एक और पुल हुआ ध्वस्त, 35 साल पुराने ब्रिज के टूटने से पूर्वी चंपारण मुख्य मार्ग बाधित। दरअसल बात है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एक 35 साल पुराना पुल अचानक ध्वस्त हो गया, जिसने इलाके का मुख्य संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। पुल टूटने के बाद दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राहत की बात यह रही है कि घटना के समय पुल पर कोई बड़ा वाहन नहीं था, जिससे किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुल काफ़ी पुराना हो गया था और फिर उसकी स्थिति को लेकर के लंबे समय से चिंता जताई जा रही थी। पुल के ध्वस्त होने से आसपास के कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है और लोगों को अब लंबे वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन ने मौके पर पहुँच करके स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षा को देखते हुए क्षेत्र को घेर दिया गया। इस घटना के बाद बिहार में पुलों और फिर अन्य बुनियादी ढांचों की गुणवत्ता को लेकर के एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय प्रशासन ने क्षतिग्रस्त पुल की जाँच के आदेश दिए हैं। बिहार विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू उम्मीदवार निशांत कुमार पटना स्थित एक दरगाह पहुंचे। वहां उन्होंने चादर पोशी की और देश और फिर राज्य की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। इस दौरान निशांत कुमार ने कहा कि वे अल्लाह का आशीर्वाद लेने के लिए दरगाह आए हैं। निशांत कुमार के राजनीति में सक्रिय प्रवेश को लेकर के पहले से ही चर्चा चल रही थी। जेडीयू ने उन्हें विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार बनाया है और नामांकन के बाद उनका दरगाह पहुंचना राजनीतिक और फिर सामाजिक दोनों दृष्टि से चर्चा का विषय बन गया है। जहां समर्थकों का कहना है कि ये बिहार की साझा संस्कृति और फिर सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश है। बिहार एमएलसी चुनाव में अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। ऐसे में निशांत कुमार का विधान परिषद पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसे उनकी औपचारिक राजनीतिक पारी की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं, जिस पर आने वाले दिनों में बिहार की सियासत की नजरें सभी बनी रहेगी। बिहार के 16 से ज़्यादा जिलों में आज बिगड़ा रहेगा मौसम का हाल, आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी।
दरअसल बात यह है कि बिहार में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने बिहार के 16 से अधिक जिलों के लिए आंधी, बारिश और फिर वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्वानुमान के अनुसार कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जबकि गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, नवादा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार समेत कई जिलों के मौसम में असर देखने को मिल सकता है। कुछ जिलों में येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां लोगों को खुले मैदान, पेड़ों और फिर बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की सक्रियता बढ़ने और फिर मौसम तंत्र में बदलाव के कारण ये स्थिति बनी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की और फिर खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक कई क्षेत्र में बारिश, तेज हवा और फिर वज्रपात की गतिविधियां जारी रह सकती है। बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले, पीएम फसल बीमा योजना को मंजूरी, जमीन नापना हुआ 2 गुना महंगा। यह दरअसल बात है कि बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में किसानों और फिर आम जनता से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने को लेकर के लिया गया है, जिसके तहत अब किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में बीमा सुरक्षा का लाभ मिलेगा। ये योजना बिहार में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके साथ ही कैबिनेट ने जमीन की मापी से जुड़े शुल्क में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब जमीन की मापी कराना पहले की तुलना में लगभग दुगुना महंगा हो गया है, जिससे सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार का कहना है कि ये बदलाव प्रशासनिक खर्च और फिर सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया गया है। इन दोनों फैसलों का सीधा असर बिहार के किसानों और फिर आम लोगों पर पड़ेगा। एक तरफ किसानों को फसल बीमा से राहत मिलेगी, वहीं पर दूसरी तरफ जमीन से जुड़े कामों की लागत बढ़ जाएगी। यह सरकार के इस निर्णय को विकास और फिर राजस्व संतुलन की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर के लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सम्राट के 6 बड़े फैसले, बिहार वासियों के लिए नई खुशखबरी। दरअसल बात यह है कि बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सरकार ने राज्य के विकास और फिर जनता को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट स्तर पर लिए गए इन निर्णयों को फोकस रोजगार, उद्योग, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से आने वाले समय में बिहार के विकास रफ्तार और फिर तेज होगी और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। सबसे बड़े फैसलों में राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 11 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की योजना शामिल है। इसके साथ ही हर जिले में फूड पार्क स्थापित करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए करीब 50,000 एकड़ का भूमि बैंक तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जहां इन कदमों का उद्देश्य बिहार में बड़े पैमाने पर रोजगार और फिर उद्योग को बढ़ावा देना बताया गया है। इसके अलावा सरकार ने कई क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार, विकास योजनाओं की गति बढ़ाने और विभिन्न जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इन फैसलों से किसानों, युवाओं और फिर आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और फिर राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। बिहार में मौसम बदलने से कम हुआ प्रदूषण, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, मुंगेर और बेतिया की हवा सबसे साफ। दरअसल बात है कि बिहार में हाल के दिनों में मौसम में आए बदलाव का सीधा असर वायु गुणवत्ता पर देखने को मिला है, यानी कि AQI पर। तेज हवाओं, बारिश और फिर बादलों के कारण राज्य के कई शहरों में प्रदूषण स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। खासकर बेगूसराय, मुंगेर और फिर बेतिया जैसे इलाकों में हवा पहले की तुलना में काफी साफ बताई जा रही है। मौसम में नमी और फिर हवा की गति बढ़ने से धूलकण और फिर प्रदूषक तत्व नीचे बैठ गए, जिससे एयर क्वालिटी में सुधार हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार बारिश और फिर आंधी जैसे मौसमी बदलाव वायुमंडल में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर को तेजी से कम कर देते हैं। यही कारण है कि बिहार के कई जिलों में कुछ दिनों के लिए क्लीन एयर जैसी स्थिति बन पाई है। हालांकि ये सुधार अस्थायी माना जा रहा है, क्योंकि मौसम स्थिर होते ही प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ सकता है। वहीं पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को सलाह दे रहे हैं कि भले ही अभी हवा साफ महसूस हो रही हो, लेकिन सुबह और फिर शाम के समय धूल और फिर प्रदूषण से बचाव के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। खास करके बच्चों, बुजुर्गों और फिर सांस के मरीजों को बदलते मौसम में अतिरिक्त ध्यान रखने की जरूरत है। बिहार में ट्राई 4 भर्ती और फिर नई ट्रांसफर पॉलिसी का रास्ता साफ, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया पूरा प्लान। दरअसल बात है कि बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ कर दिया है कि ट्राई 4 शिक्षक भर्ती का शेड्यूल जुलाई 2026 में जारी किया जाएगा। इसका मतलब है कि लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही औपचारिक रूप से आगे बढ़ेगी और नोटिफिकेशन आने की तैयारी पूरी कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने संकेत दिया है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव किया गया है।
इस नीति के तहत शिक्षकों की पोस्टिंग को उनके घर के नज़दीक करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उन्हें पारिवारिक और फिर सामाजिक संतुलन बनाए रखने में आसानी हो। महिला शिक्षकों को विशेष प्राथमिकता देने की भी बात सामने आई है, जिससे उनकी नियुक्ति और फिर ट्रांसफर प्रक्रिया और अधिक संवेदनशील और सुविधाजनक हो सके। बिहार में अगले 3 से 4 दिनों में और बढ़ेगा पारा। 10 से 11 जून से प्री मानसून बारिश से मिलेगी राहत। दरअसल बात है कि बिहार में मौसम एक बार फिर से बदलने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में बिहार में गर्मी और तेज होगी, यानी कि कल छोड़ करके कल तो बारिश होगी, जो आपको पहले ही बताया गया है, और तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कई जिलों में दिन के समय तेज धूप और फिर उमस लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है और कुछ जगहों पर लू जैसी स्थिति भी बन सकती है। हालांकि बीच बीच में हल्की हवाएं चलने से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन गर्मी का असर ज़्यादा रहेगा। वहीं पर राहत की खबर यह है कि 10 से 11 जून के आसपास प्री मानसून बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद कई इलाकों में आंधी और फिर बारिश से मौसम में बदलाव आएगा और फिर लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। सम्राट चौधरी सरकार से नाराज लालू यादव बोले, सब पागल हो गए हैं, बताया कब छोड़ेंगे आवास। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी माहौल गर्म हो गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सरकार के फैसले और फिर हालिया घटनाक्रमों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सब पागल हो गए हैं। यह बयान उन्होंने राबड़ी देवी और फिर अपने परिवार की सुरक्षा में बदलाव तथा सरकारी आवास को लेकर के चल रहे विवाद के बीच दिया गया है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा और फिर आसपास से जुड़े मुद्दों पर उठे सवालों के बीच लालू प्रसाद यादव ने साफ कहा है कि उन्हें उन फैसलों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और जो करना है सरकार करे। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि आवास खाली करने को लेकर के जो प्रक्रिया चल रही है वह तय नियमों के अनुसार ही पूरी की जाएगी। इस पूरे मामले के बाद बिहार की राजनीति में फिर से पक्ष और फिर विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। आरजेडी इसे राजनीतिक दबाव बता रही है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि फैसले नियमों और फिर सुरक्षा मानकों के आधार पर ही लिया जा रहा है। इस बयान ने राज्य के सियासी माहौल को और ज़्यादा तेज कर दिया है और आने वाले दिनों में इस पर और बयानबाजी होने की संभावना है। बिहार ट्रैफिक पुलिस में हुआ बड़ा बदलाव। 35+ उम्र के सिपाही हटेंगे, 33% महिलाओं को मिलेगी कमान। यह दरअसल बात है कि बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। नए निर्देशों के अनुसार अब ट्रैफिक पुलिस में 35 वर्ष से अधिक उम्र के सिपाहियों को तैनात नहीं किया जाएगा। इनकी जगह फिटनेस और क्षमता के आधार पर नई तैनाती की जाएगी, ताकि ट्रैफिक नियंत्रण और फिर अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इसके साथ ही सरकार ने ट्रैफिक पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत 33% पदों पर महिला पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे ट्रैफिक प्रबंधन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार इससे शहरों में ट्रैफिक संचालन और अनुशासन दोनों में सुधार की उम्मीद है। इसके अलावा ट्रैफिक पोस्टिंग से पहले पुलिसकर्मियों के पिछले 3 वर्षों की रिकॉर्ड की जांच की जाएगी और एक विशेष समिति इसकी निगरानी करेगी। मंत्री के आवास पर चला बुलडोजर, परिसर किया गया ध्वस्त, कार्रवाई से मचा हड़कंप। जी दरअसल बात है कि बिहार में एक बड़ी और चौंकाने वाली कार्रवाई सामने आई है, जहां पर प्रशासन ने एक मंत्री के आवास परिसर पर बुलडोजर चला करके उसे ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई अवैध निर्माण और फिर अतिक्रमण हटाने के तहत की गई बताई जा रही है। अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में अफरा तफरी और फिर हड़कंप मच गया है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, ताकि किसी भी तरीके की स्थिति बिगड़ ना सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई, मौके पर भीड़ जमा हो गई और लोग इस घटना को देख करके हैरान रह गए। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ये कदम नियमों के तहत उठाया गया है और किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है और अलग अलग दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। कुछ लोग इसे सख्त प्रशासनिक कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। खान सर पर शिकंजा या कानून से आंख मिचोली, 48 घंटे भी गिरफ्तारी नहीं, पटना पुलिस की भूमिका पर बड़े उठे सवाल। दरअसल बात है कि बिहार के चर्चित शिक्षक और फिर कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर से जुड़े मामलों ने एक बार फिर से तुल पकड़ लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में हुए फायरिंग और फिर उससे जुड़े विवाद के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। मामले में पुलिस की टीम लगातार जांच और फिर दबिश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इस केस में सुरक्षा गार्ड्स के बयान और फिर घटनास्थल से जुड़े सबूतों के आधार पर जाँच आगे बढ़ रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि उनके बॉडीगार्ड्स के बयान इस पूरे केस में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है।
वहीं पर दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया के तहत खान सर की ओर से अग्रिम जमानत की तैयारी की जा रही है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि मामला अब कोर्ट तक पहुंच सकता है। कुल मिलाकर के ये मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि प्रशासनिक और फिर राजनीतिक चर्चा का भी विषय बन गया है, जब पुलिस की अगली कार्रवाई और फिर कोर्ट का फैसला इस पूरे केस की दिशा तय करेगा। हिंदू मुसलमान की एकता तोड़ने वाली पार्टी एक दिन जरूर बिखरेगी, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने दी हिदायत। दरअसल बात है कि आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जो भी राजनीतिक दल देश में हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा, वह भविष्य में एक दिन जनता के बीच अपनी पकड़ खो देगा और हार का सामना करेगा। उनका ये बयान सामाजिक सौहार्द और फिर राष्ट्रीय एकता पर जोर देने के संदर्भ में आया है। इंद्रेश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि भारत की ताकत उसकी एकता और फिर विविधता में है और किसी भी तरीके की विभाजनकारी राजनीतिक लंबे समय तक टिक नहीं सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि धर्म या फिर समुदाय के आधार पर नफरत फैलाने वाली राजनीति से दूर रहना चाहिए और आपसी भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। उनके इस बयान को राजनीतिक और फिर सामाजिक दोनों स्तरों पर एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे देश में शांति, सद्भाव और फिर एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया गया है। बीजेपी में पार्टी के विलय से उपेंद्र कुशवाहा का इनकार, बोले दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में बीजेपी और उनके सहयोगियों के बीच चल रहे विलय और फिर गठबंधन की चर्चाओं पर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी का बीजेपी में विलय करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है और दुनिया की कोई ताकत उन्हें इस फैसले के लिए मजबूर नहीं कर सकती। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए के भीतर उनकी भूमिका बनी रहेगी, लेकिन वे अपनी पार्टी को अलग पहचान के साथ ही आगे बढ़ाएंगे। उनके इस बयान को बीजेपी में संभावित विलय की अटकलों पर सीधा जवाब माना जा रहा है, जो पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में चर्चाओं का विषय बनी हुई थी। इस बयान के बाद बिहार की राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है, क्योंकि हाल के दिनों में उनकी और फिर बीजेपी के रिश्तों को लेकर के कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी। अब उनके इस स्पष्ट इनकार ने फिलहाल इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है, लेकिन राजनीतिक समीकरणों को लेकर के बहस जारी रहने की संभावना है। विचारधारा नहीं, मजबूरियों का गठबंधन, एक दूसरे की कमजोरियां छिपाने का मंच, इंडिया ब्लॉक की बैठक पर चिराग पासवान का तंज। दरअसल बात है कि इंडिया गठबंधन की हालिया बैठक को लेकर के बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और फिर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने विपक्षी गठबंधन पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन विचारधारा का नहीं बल्कि मजबूरियों का गठबंधन है, जहां पर सभी दल एक दूसरे की कमजोरियों को छिपाने के लिए साथ आए हैं। चिराग पासवान के इस बयान को राजनीतिक हलकों में इंडिया ब्लॉक की एकजुटता पर सीधा हमला माना जा रहा है। उनका कहना है कि इस गठबंधन में ना तो स्पष्ट नेतृत्व है और ना ही कोई मजबूत साझा एजेंडा, बल्कि ये सिर्फ राजनीतिक जरूरतों के आधार पर बना हुआ मंच है। वहीं पर इस बयान के बाद बिहार और फिर राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा और तेज हो गई है। विपक्षी दलों की ओर से भी इस पर पलटवार की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की बैठक में हाल ही में एकता और फिर समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। न्यू ईयर पार्टी फायरिंग केस में बिहार के भाजपा विधायक राजू सिंह दोषी, क्या जाएगी उनकी विधायकी? दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली की साउथ एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को 2018 के न्यू ईयर पार्टी फायरिंग केस में दोषी करार दिया है। इस घटना में एक महिला की जान चली गई थी, जिसके बाद ये मामला लंबे समय से अदालत में चल रहा था। कोर्ट ने उन्हें गैर इरादतन हत्या की और फिर आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना है। अब अगली सुनवाई में सजा पर फैसला होगा, जिसके बाद उनकी राजनीतिक स्थिति पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार अगर किसी विधायक को गंभीर अपराध में 2 साल या फिर उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो सकती है। दोस्तों, किशनगंज में एक पत्नी ने अपने पति को जेल पहुंचा दिया है। किशनगंज में पत्नी ने शराबी पति को जेल पहुंचाया है। जी हाँ, किशनगंज से एक ऐसी खबर सामने आई है जो घरेलू हिंसा और फिर शराबखोरी के खिलाफ एक मजबूत संदेश देती है। यहाँ एक महिला ने सालों से झेल रही प्रताड़ना के बाद आखिरकार कानून का सहारा लिया और अपने ही पति को पुलिस के हवाले कर दिया। महिला के इस साहसिक कदम की इलाके में खूब चर्चा हो रही है और लोग उसकी हिम्मत की सराहना कर रहे हैं। मामला किशनगंज शहर के खगरा माछमारा इलाके का है, जहाँ पर रहने वाली मिन्नती देवी अपने पति राजकुमार सिंह की शराबखोरी और फिर मारपीट की आदत से काफी परेशान थी। परिवार वालों के अनुसार राजू कुमार सिंह अक्सर शराब के नशे में घर लौटता था और पत्नी तथा
बच्चों के साथ गाली गलौज और फिर मारपीट करता था। परिवार लंबे समय से इस परेशानी को झेल रहा था। बताया जा रहा है कि शनिवार को भी राजकुमार सिंह शराब पीकर के घर पहुंचा और पत्नी मिन्नती देवी तथा बेटे पुनपुन कुमार के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो फिर उसने मारपीट शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ते देख करके मिन्नती देवी ने पुलिस बुलाने की चेतावनी दी, जिसके बाद आरोपी कुछ समय के लिए घर से भाग गया। लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुका। जब कुछ देर बाद वह फिर से शराब के नशे में वापस लौटा और दोबारा घर में हंगामा शुरू कर दिया। पत्नी और फिर बेटे के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। लगातार हो रही इस प्रताड़ना से तंग आ चुकी मिन्नती देवी ने इस बार चुप रहने के बजाय डायल 112 पर फोन करके पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर के टाउन थाना ले गई। जब वहां पर ब्रेथ एनालाइजर जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार महिलाएं सामाजिक दबाव या फिर पारिवारिक बदनामी के डर से शिकायत नहीं करती है, लेकिन मिन्नती देवी ने हिम्मत दिखा करके एक मिसाल पेश की है। लोगों का मानना है कि घरेलू हिंसा और फिर शराबखोरी को सहने के बजाय उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। ये घटना केवल एक गिरफ्तारी की खबर नहीं है, बल्कि उन परिवारों के लिए भी एक संदेश है जो घरेलू हिंसा और फिर नशे की समस्या से जूझ रहे हैं। दोस्तों, किशनगंज के किसान मक्का का रेट जानना चाहते हैं। किशनगंज मंडी में मक्का ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। चावल के दाम चढ़े तो फिर बाजार में हलचल मच गई है। किशनगंज की कृषि मंडी से किसानों के लिए एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। एक तरफ किसान अपनी मेहनत से तैयार फसल लेकर के मंडी पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ मक्का के गिरते दाम उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। वहीं पर चावल के बढ़ते भाव ने बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है। सोमवार को किशनगंज मंडी में सुबह से ही किसानों, व्यापारियों और फिर खरीदारों की अच्छी भीड़ देखने को मिली। यह किसान इन उम्मीद के साथ अपनी उपज लेकर के पहुंचे थे कि उन्हें इस बार बेहतर कीमत मिलेगी, लेकिन मक्का के भाव उन्हें फिर से निराश कर दिया है। मंडी में मक्का का अधिकतम भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल और न्यूनतम भाव 1910 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। यह किसानों का कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और मजदूरी पर पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी जब फसल बेचने का समय आता है तो फिर बाजार में उचित कीमत नहीं मिलती है। ऐसे में किसानों की आमदनी पर सीधा असर पड़ता है। कई किसानों ने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो फिर खेती करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि दूसरी ओर चावल के बाजार में अलग ही तस्वीर देखने को मिली। चावल की कीमतों में मजबूती बनी हुई है। मंसूरी चावल 3100 से 3300 रुपए प्रति क्विंटल के बीच बिक रहा है, जबकि बासमती चावल 11,500 रुपए से 12,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। अरवा मोटा चावल भी 2925 रुपए से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच कारोबार कर रहा है। चावल के बढ़ते दामों को लेकर के व्यापारियों में भी चर्चा का माहौल है। जब मंडी के जानकारों का मानना है कि मांग बढ़ने और फिर स्टॉक सीमित होने की वजह से चावल के दामों में तेजी बनी हुई है। जब वहीं पर आने वाले दिनों में मानसून और बाजार की स्थिति के आधार पर कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। दाल और फिर तिलहन बाजार में भी उतार चढ़ाव जारी है। अरहर दाल का भाव 15,500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। मसूर, मूंग और फिर चना दाल के दाम भी मजबूत बने हुए हैं। वहीं पर सरसों पीला 7,425 से 7,600 रुपए और सरसों काला 6775 से 7125 रुपए प्रति क्विंटल के बीच में बिक रहा है। दोस्तों, किशनगंज में योगी का बुलडोजर चला है। यह किशनगंज के धर्मगंज चौक में बुलडोजर गरज रहा है। यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। किशनगंज शहर के सबसे व्यस्त इलाके में शामिल धर्मगंज चौक पर सोमवार को नगर परिषद ने बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। लंबे समय से सड़क किनारे बढ़ते अतिक्रमण और फिर लगातार लगने वाले जाम से परेशान लोगों की शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आया और अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। जब सुबह से ही नगर परिषद की टीम प्रशासनिक अधिकारियों और फिर पुलिस बल के साथ धर्मगंज चौक पहुंची। इसके बाद सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू हुआ है। अभियान के दौरान सड़क किनारे रखे गए सामान, ठेला, खोमचा और फिर अस्थायी ढांचे को हटाया गया, जहाँ कई जगहों पर जेसीबी मशीन की मदद से अवैध कब्जा को तोड़ा गया। धर्मगंज चौक शहर का एक महत्वपूर्ण और फिर अत्यधिक व्यस्त इलाका माना जाता है। यहाँ रोजाना हजारों लोग खरीदारी और फिर अन्य कामों के लिए आते हैं, लेकिन पिछले काफी समय से सड़क के दोनों किनारे पर बढ़ते अतिक्रमण की वजह से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। अक्सर जाम की स्थिति बन जाती थी, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार सड़क इतनी संकड़ी हो जाती थी कि पैदल
पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता था। खास करके स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और फिर मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर परिषद ने आखिरकार कार्रवाई करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया है कि ये अभियान सिर्फ एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग दोबारा सड़क या फिर सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति न हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। प्रशासन की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। नगर परिषद ने दुकानदारों से भी अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों को निर्धारित सीमा के भीतर ही संचालित करें और सड़क पर सामान फैला करके आम लोगों को परेशानी में न डालें। दोस्तों, एएमयू सेंटर किशनगंज को लेकर के किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने बड़ा कदम उठाया है। जहां शिक्षा मंत्री को किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने पत्र लेकर के यहां पर नियुक्ति की मांग की है। जहां सीमांचल के हजारों छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू से किशनगंज सेंटर में शिक्षकों और फिर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग उठाई है। जहां इसके लिए उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिख करके जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद का कहना है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है और अगर नियुक्तियां तथा आवश्यक मंजूरियों में देरी होती है तो इसका सीधा असर सीमांचल समेत बिहार और फिर पश्चिम बंगाल के हजारों छात्रों पर पड़ेगा। कई छात्र ऐसे हैं जो नए कोर्स शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया में हो रही देरी उनके सपनों पर पानी फेर सकती है। अपने पत्र में सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने बताया है कि नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही समर्थ पोर्टल पर अपलोड कर दिए जा चुके हैं। अब केवल संबंधित विभागों से अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया है कि इस प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए जल्द मंजूरी प्रदान की जाए ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र से नया पाठ्यक्रम शुरू किया जा सके। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने कहा कि एएमयू किशनगंज सेंटर सीमांचल जैसे शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्र के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण है। यहाँ पर नए कोर्स शुरू होने से स्थानीय छात्रों को अपने घर के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी, जिससे उन्हें पढ़ाई के लिए दिल्ली, पटना, कोलकाता या फिर दूसरे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। यहाँ उन्होंने खास तौर पर गरीब और फिर मध्यम वर्गीय परिवारों का जिक्र करते हुए कहा कि दूर दराज शहरों में पढ़ाई करना हर छात्र के लिए संभव नहीं होता है। रहने, खाने और फिर अन्य खर्चों की वजह से कई प्रतिभाशाली छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में एएमयू किशनगंज सेंटर का विस्तार और फिर नए कोर्स शुरू होना पूरे क्षेत्र के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं पर सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने यह भी कहा कि शिक्षा किसी भी क्षेत्र के विकास की सबसे मजबूत नींव होती है। अगर समय पर नियुक्तियां हो जाती है तो फिर नए पाठ्यक्रम शुरू होते हैं तो फिर इससे न केवल छात्रों को फायदा मिलेगा बल्कि पूरे सीमांचल के शैक्षणिक माहौल में सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, उज्ज्वला योजना के तहत गैस लेने वालों को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब उज्ज्वला योजना के तहत गैस लेने वालों के लिए ये बुरी खबर सामने आई है। बुरी खबर इसलिए क्योंकि उनका सिलेंडर कम कर दिया गया है। पहले साल में जहां पर 9 गैस लेते थे, अब वहीं पर 4 कर दिया गया है, यानी कि सीधे आधे से भी कम। ऐसे में अगर आप भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लेते हैं तो साल में पहले आप 9 गैस सिलेंडर भर पाते थे और ये नियम था, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसमें कटौती करते हुए मात्र 4 कर दिया है, यानी कि एक साल में अब मात्र 4 ही गैस भर सकते हैं, गैस सिलेंडर ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा झटका है आम लोगों के लिए, यानी कि अब पूरे साल में अब आपको एक गैस सिलेंडर 3 महीना ले जाना पड़ेगा, तभी आप उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर ले पाएंगे 3 महीना बाद। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब साल में सिर्फ 4 ही सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे। सरकार ने सालाना मिलने वाले सिलेंडर की संख्या को 9 से घटा करके 4 कर दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी ताकि गरीब परिवारों को, वयस्क महिलाओं को बिना डिपॉजिट वाले एलपीजी कनेक्शन दिया जा सके। शुरुआत में लाभार्थियों को साल में 12 सब्सिडी वाले 14 किलोग्राम सिलेंडर मिले थे, जब पिछले साल सब्सिडी वाले सिलेंडर का कोटा घटा करके 9 कर दिया गया था और अब इसे और कम करके 4 कर दिया गया है। उज्ज्वला योजना वालों को ये बड़ा झटका लगा है। अब हो सकता है कि आने वाले समय में ये भी 4 खत्म कर दिया जाए, क्योंकि शुरुआत में तो 12 था, यानी कि आप एक साल में 12 सिलेंडर भर सकते थे, यानी कि हर महीने एक सिलेंडर आप आराम से भर सकते थे, आराम से ले सकते थे। उसके बाद इसको घटा करके 9 कर दिया गया, अब इसको 4 कर दिया गया है। हो सकता है कि बाद में चल करके एक भी ना करें और सीधे कह दे कि नहीं अब उज्ज्वला योजना कनेक्शन बंद, अब ये योजना खत्म हो गई है। हो भी सकता है। आपको बता दूं कि इनके सेक्रेटरी प्रवीण मल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बदली हुई सीमा मोटे तौर पर उज्ज्वला लाभार्थियों की औसत सालाना खपत के बराबर है। खाना पकाने के लिए
साफ सुथरे ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और इसे सस्ता बनाने के लिए सरकार ने मई 2022 में 14 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की टारगेटेड सब्सिडी शुरू की थी। ये सब्सिडी साल में 12 सिलेंडर तक की हर रिफिल खरीद के बाद सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जमा की जाती थी। अक्टूबर 2023 में सब्सिडी को बढ़ा करके 14 केजी वाले सिलेंडर पर 300 रुपए तक कर दिया गया और 5 केजी सिलेंडर के लिए भी उसी अनुपात में फायदा दिया गया। जहाँ सब्सिडी वाले कोटे में ये कटौती एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद की गई है। दोस्तों, किशनगंज में आज रात धरती कांपी है, भूकंप आया था। 10 सेकंड तक भूकंप महसूस किए गए, जहाँ डर करके लोग घर से बाहर निकले। आपको बता दूं कि आज रात किशनगंज के लोगों के लिए अचानक डर और दहशत भरी साबित हुई। रात करीब 11:06 पर लोगों ने अचानक धरती को कांपते हुए महसूस किया। कई लोगों का कहना है कि वे सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक बेड, पंखे और फिर घर के सामान हिलने लगे। कुछ ही सेकंड में लोगों को समझ आ गया कि ये तो भूकंप के झटके हैं। किशनगंज शहर के अलावा बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचादमन, टेरागाछ और आसपास के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों के अनुसार करीब 10 सेकंड तक धरती कांपती रही। रात का समय होने और फिर बाहर तेज बारिश होने के बावजूद लोग डर के मारे अपने घरों से निकल करके सड़कों और फिर खुले मैदानों की ओर भाग गए। स्थानीय लोगों ने बताया है कि अचानक पलंग हिलने लगा, पंखे झूलने लगे और खिड़कियों में कंपन महसूस हुआ। जब कुछ लोगों ने तो पहले इसे तेज हवा या फिर बारिश का असर समझा, लेकिन जब पूरा घर हिलता हुआ महसूस हुआ तो फिर सभी घबरा गए। जब कई परिवार देर रात तक घरों के बाहर ही खड़े रहे। जानकारी के अनुसार एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम ने भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 बताई है। भूकंप का केंद्र भूटान के पुनाखा क्षेत्र के पास बताया जा रहा है। इसका असर केवल भूटान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश और चीन के कई हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। बिहार के सीमांचल क्षेत्र, खास करके किशनगंज में इसका असर साफ दिखाई दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि अब तक किशनगंज जिले के किसी भी हिस्से से जान माल के नुकसान की कोई भी सूचना सामने नहीं आई है। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञ बताते हैं कि धरती की सतह कई बड़ी और फिर छोटी टोनिक प्लेटों से बनी हुई है। अब ये प्लेटें आपस में टकराती है या फिर उनके बीच दबाव बढ़ता है, तब अचानक ऊर्जा निकलती है और भूकंप आता है। यही वजह है कि हिमालय और फिर पूर्वोत्तर भारत के आसपास के इलाके भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं। फिलहाल किशनगंज में स्थिति सामान्य है, लेकिन देर रात आए इन झटकों ने लोगों को एक बार फिर से प्राकृतिक आपदाओं की ताकत का एहसास कराया है। लोगों का कहना है कि कुछ सेकंड के इस भूकंप ने रात की नींद उड़ा दी है और हर कोई दहशत में आ गया है। अब सभी की नजर मौसम और फिर प्रशासन की अगली अपडेट पर बनी हुई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज से 3 जून से लापता माधुरी कुमारी की तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन नहीं मिल पा रही है। इसके लिए अब एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। जहां किशनगंज में लगातार सामने आ रहे लापता बच्चों और किशोरियों के मामले के बीच एक और मामला लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। जहां सदर थाना क्षेत्र के दिलावरगंज से 3 जून से लापता किशोरी माधुरी कुमारी का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, परिवार की बेचैनी और चिंता बढ़ती जा रही है। जब वहीं पर इस मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन भी अब पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन कर लिया है। वहीं एसडीपीओ 1 खुसरू सिराज खुद मामले की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके उन्हें भरोसा दिलाया है कि पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और जल्द से जल्द किशोरी का पता लगाने की कोशिश जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले की जाँच कई अलग अलग पहलुओं से की जा रही है। तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल डिटेल और फिर अन्य संभावित सुरागों को खंगाला जा रहा है। जांच टीम लगातार उन सभी बिंदुओं पर काम कर रही है जिनसे माधुरी तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इधर इस पूरे मामले ने राजनीतिक और फिर सामाजिक संगठन का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जब भारतीय जनता युवा मोर्चा भी अब इस मामले में सक्रिय हो गया है। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना की पूरी जानकारी ली। संगठन ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि किशोरी की सुरक्षित बरामदगी के लिए हर स्तर पर सहयोग किया जाएगा। राकेश गुप्ता ने बताया है कि उन्होंने एसडीपीओ खुसरू सिराज और फिर जांच से जुड़े अधिकारियों से मुलाकात करके मामले की जानकारी शेयर की है। युवा मोर्चा द्वारा जुटाई गई सूचनाओं को भी पुलिस के साथ शेयर किया गया है ताकि जांच में मदद मिल सके। इसके अलावा अनुसंधान पदाधिकारी रामजी से भी मुलाकात करके मामले की प्रगति की चर्चा हुई है। वहीं पर भाजयुमो नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए और जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय परिणाम सामने लाया जाए। जहां उनका कहना है कि किशोरी का इस तरह से लापता होना बेहद चिंता का विषय है और पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि उसे सुरक्षित वापस लाने में सहयोग किया जाए।